बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर अभी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 8434751718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक की अपडेट्स के साथ। और जो पहली अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो है ऑन द न्यू रूल्स जो आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ और चंद जो आ रहे हैं अप्रैल में। सो लास्ट वीक होम ऑफिस ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस पब्लिश की थी और उस पर जो अहम चीज़ हम ले सकते हैं वो ये है कि केयर वर्कर एप्लीकेशंस जो सबमिट होते हैं बाय 10th ऑफ मार्च वो डिसाइड किए जाएंगे अंडर द ओल्ड रूल्स। सो इस चीज़ को होम ऑफिस ने वाजे कर दिया है और इसकी इम्पोर्टेंस ये है क्योंकि एक मिनिस्टेरियल स्टेटमेंट आई थी तकरीबन लास्ट मंथ और उस पर लिखा हुआ था कि जैसे मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि जो लोग केयर वर्कर वीज़े पर बाद में स्विच होते हैं वो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ नहीं रख सकेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ स्टूडेंट वीज़े पर हूँ और मेरी वाइफ यहाँ मेरे साथ रहती है और मैं स्विच करता हूँ टू द केयर वर्कर वीज़ा आफ्टर 10th ऑफ मार्च, सो फॉर एग्ज़ाम्पल इन अप्रैल, जो मेरे डिपेंडेंट्स हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ एक सवाल उठता था और वो ये था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ 11 मार्च से पहले, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन 10th ऑफ मार्च, और वीज़ा मेरा इशू होता है ऑन 1st ऑफ अप्रैल, मेरे डिपेंडेंट्स मेरे साथ रह सकेंगे या नहीं। और अगर हम वो मिनिस्ट्रियल स्टेटमेंट को पढ़े लास्ट मंथ की, उसमें ये था लग रहा था कि आप नहीं रह सकेंगे। बट इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में होम ऑफिस ने ये वाजे कर दिया है कि अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है बिफोर 11th ऑफ मार्च और वो डिसाइड होती है फॉर एग्जांपल आफ्टर द 11th ऑफ मार्च, आपके जो डिपेंडेंट्स हैं वो आपके साथ रह सकेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। द नेक्स्ट अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो ये है ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस डेस्टिट्यूट कंसेशन। राइट, सो ये एक स्कीम होती है कि अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं आप इस स्कीम पर अप्लाई कर सकते हैं और होम ऑफिस आपको 3 माह का वीज़ा इशू कर देती है। इसकी वजह ये होती है कि होम ऑफिस आपको सपोर्ट करना चाहती है फाइनेंशियली, क्योंकि अक्सर जो लोग डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं उनके पास घर नहीं होता रहने के लिए, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। सो इस स्कीम के तहत उनको टेम्प्रेरी वीज़ा दिया जाता है 3 मंथ का और उनको रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स की इजाज़त भी दी जाती है इस दौरान। अब पहले क्या होता था कि इस स्कीम पर खाली वो लोग अप्लाई कर सकते थे जो थे ऑन द पार्टनर या स्पाउस रूट पर, सो अंडर अपेंडिक्स FM इमिग्रेशन रूल्स। सो फॉर एग्जांपल अगर आप स्पाउस वीज़े पर आए थे और आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन अब इस स्कीम को बढ़ाया गया है कि अगर फ़र्ज़ करें आप यहाँ स्टूडेंट डिपेंडेंट हैं, स्टूडेंट पार्टनर बेस पर यहाँ रह रहे हैं, या आप एक स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट हैं और आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आप इस स्कीम पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक टेम्प्रेरी वीज़ा दिया जाएगा 3 मंथ्स का और आपको रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स भी दिए जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है और वो ये है कि 3 माह बाद जैसे जो लोग अपेंडिक्स FM पर होते हैं, जो पार्टनर रूट पर स्पाउस वीज़ा पर होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की बेस पर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जो लोग स्टूडेंट वीज़े पर हैं या कोई बिजनेस रूट पर हैं या ग्रेजुएट रूट पर हैं, उनको 3 माह का वीज़ा ज़रूर मिलेगा और उनको रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स भी दिए जाएंगे। पर जैसे ही ये 3 माह का वीज़ा एक्सपायर होगा, ये इंडेफिनिट के लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सो अभी तक इन्होंने ये एक्सपेंशन नहीं की और जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि होम ऑफिस ने इस पर और भी एफर्ट्स लगाने हैं कि लोगों को ये भी फ़ायदा हो सके। बट जो मेन चीज़ ये आया है कि जो डेस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस स्कीम है उसको बढ़ाया गया है, उसमें आपको कम से कम टेम्प्रेरी वीज़ा मिल सकता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर आपको ये 3 माह का वीज़ा मिल जाता है, आप स्विच कर सकते हैं टू अनदर कैटेगरी और नॉट, एंड द आंसर इज़ इन शॉर्ट नो। अगेन इसकी वजह यह है कि अगर आप देखें स्किल्ड वर्कर रूट या आप देखें ग्रेजुएट रूट या कोई भी मेनली रूट्स आप देखें, उसमें ये लिखा होता है
आप यहाँ यूके में नहीं हो सकते ऑन अ विजिट वीज़ा और आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। और ये जो आपको वीज़ा दिया जाता है अंडर द डेस्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन, ये दिया जाता है आपको अंडर आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स। सो इसलिए अगर आपको ये वीज़ा मिल भी जाता है, आप कोई और कैटेगरी में स्विच नहीं कर सकते। पर अगेन, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट डिपेंडेंट, इफ़ यू आर अ स्किल्ड वर्कर डिपेंडेंट, और आप ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, प्लीज़ इस स्कीम का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। सो ये थी इस वीक की अपडेट्स। अब अक्सर मुझे कंप्लेंट्स आती होती हैं कि कामरान भाई, हम ना आपको क्वेश्चंस भेजते हैं ईमेल पर, या आप हमें जवाब नहीं देते, हम आपको कमेंट्स में भी लिखते हैं, आप हमें उसकी रहनुमाई नहीं देते। सो आज मैंने तय किया था कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं वीडियोस पर, उनके सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो खुरम खान ने भेजा है हमें, और वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द सैलरी रिक्वायरमेंट फॉर समवन अप्लाइंग फॉर द स्किल्ड वर्कर वीज़ा फ्रॉम द यूके। सो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। कि अभी अगर आप अप्लाई करें अंडर स्किल्ड वर्कर रूट, जो सैलरी है वो है 26,200, बट होम ऑफिस इसको बढ़ा रही है फ्रॉम 4th of April। 4th of April के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, आपको जो सैलरी है वो होनी चाहिए 38,700। सो अगर आप स्विच करना चाहते हैं, बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द अभी अप्लाई कर लें ताकि आप ओल्ड रूल्स का फ़ायदा उठा सकें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the exact last date for carer visa with the dependent must have applied for? So अदील हफीज़ ये सवाल पूछते हैं कि लास्ट डेट क्या है कि जब हम अप्लाई कर सकते हैं केयर वर्कर वीज़ा के लिए। यस, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया इस प्रोग्राम में, द लास्ट डेट इज़ बिफोर 11th मार्च। सो 10th मार्च तक आपने अप्लाई करना होगा फॉर द केयर वर्कर वीज़ा। और इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, क्लैरिटी भी आ गई है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से सबमिट हो जाती है और बाद में अप्रूव होती है, आप फिर भी अपने डिपेंडेंट्स के साथ यहाँ यूके में रह सकेंगे। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ केयर वर्कर्स के मतलब, कि अगर आप केयर वर्कर वीज़े पर हैं अभी इस टाइम और आपने अपने डिपेंडेंट्स को नहीं बुलाया, आप इस डेडलाइन के बाद भी अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकेंगे। सो अगर आप इस रूट पर हैं ऑलरेडी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी, स्टूडेंट लास्ट ईयर आया था, क्या PSW वीज़ा ले सकता हूँ या नहीं? एंड ये सवाल पूछा गया है नादिरुर रहमान की तरफ से। राइट, सो अगर आप एक स्टूडेंट वीज़े पर हैं और आप कोर्स कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, फिर आप स्विच कर सकते हैं टू द PSW वीज़ा। अभी तक जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है वो ये है कि हम इस रूट को, ग्रेजुएट रूट को रिव्यू कर रहे हैं और उसकी फाइंडिंग्स गवर्नमेंट को पेश की जाएंगी, फिर उसके बाद गवर्नमेंट तय करेगी कि हम क्या करना चाहते हैं। बट अभी तक अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, आप ग्रेजुएट रूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ग्रेजुएट वीज़े की, उसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। कि एक तो है कि आपने कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, बट यू मस्ट बी अवॉर्डेड अ बैचलर्स डिग्री और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और अ मास्टर्स डिग्री। अक्सर ये होता है कि आजकल स्टूडेंट्स फेल कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहते हैं कि ठीक है आपने फेल कर दिया है, हम आपको 20 क्रेडिट्स या 30 क्रेडिट्स कम अवॉर्ड कर देते हैं और आपको एक डिप्लोमा इशू कर देते हैं। अगर आपको डिप्लोमा इशू किया जाता है, फिर तक इवन इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर कोर्स, आप ग्रेजुएट रूट का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप अपना कोई मॉड्यूल फेल कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, उनको एक्सप्लेन करें रीजंस आपने क्यों फेल किया और दोबारा उसको रीसेट करें और उसको पास करने की कोशिश करें। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया मियाँ एहतशाम की तरफ से। वो कहते हैं कि स्टूडेंट बेस पर डिपेंडेंट कब ओपन होगा? थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अभी तो होम ऑफिस ने ये स्टूडेंट डिपेंडेंट्स बंद कर दिया है फ्रॉम जनवरी 2024। अगर आपका जो स्पाउस है, अगर वो 24 से पहले आए हुए हैं, फिर आपको वो बुला सकते हैं। सो इफ द कोर्स हैज स्टार्टेड बिफोर जनवरी 2024 दे कैन स्पॉन्सर यू। अगर उसके बाद ये शुरू हुआ है, अब वो डिपेंडेंट्स को नहीं लेके आने देते। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, ये एक सवाल पूछा गया है
इजी बिजी से, और वो लिखते हैं, ब्रो इफ़ यू टेल अस अबाउट असाइलम अपडेट्स एज वेल इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मेनी पीपल, थैंक यू। अच्छा, सो असाइलम की अपडेट ये है कि आजकल मैंने ये देखा है कि असाइलम एप्लीकेशंस को बहुत जल्दी प्रोसेस कर रही है होम ऑफिस, इंटरव्यूज़ बहुत जल्दी आ रहे हैं और वीज़े भी इशू हो रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर शख्स को ये होम ऑफिस वीज़ा इशू करके दे रही है, नो, मैंने अक्सर रिफ्यूज़ल्स भी देखे हैं, जो लोग पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, मैंने रिफ्यूज़ल्स भी देखे, लेकिन मैंने वीज़ेस भी देखे हैं। एक दो ऐसे केसेस थे जिसमें मैंने सोचा था कि ज़ीरो चांस होगा क्लाइंट को वीज़ा मिलने का, बट उनको मिल गया। इंटरव्यू पर गए हैं, चंद सवालों के जवाब दिए हैं और होम ऑफिस ने उनको वीज़ा इशू कर दिया है। सो मेन चीज़ ये है कि अगर आपका असाइलम क्लेम है सिस्टम में और अभी तक आपको इंटरव्यू नहीं आया, अपनी एविडेंस को इकट्ठी कर ले, उसको रेडी रख ले, ताकि जब होम ऑफिस आपको बुलाए इंटरव्यू के लिए, आपके पास सारी एविडेंस अवेलेबल हो, आप उनके सवालों के जवाब भी दे सकें। अगर आपका असाइलम क्लेम 2-3 साल से पेंडिंग है, आई वुड एडवाइज़ यू कि आप अपने सॉलिसिटर के थ्रू होम ऑफिस को चेसअप करें कि जी मुझे इतने साल हो गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे असाइलम क्लेम को एक्सपेडाइट करें, क्योंकि थोड़ी सी नरमी मैंने ज़रूर देखी है असाइलम क्लेम्स में। Right, next question is from Abdul9393. वो कहते हैं कि I feel very happy that I've seen your videos. So thank you Abdul साहब आपके प्यार का। Right. अच्छा, this is another question from Crazy Kamal. और वो लिखते हैं कि is there any recent changes to ILR? There are rumors that it's being changed from 5 years to 3 years and you can apply for ILR. No, there are no such changes. ILR में ऐसी कोई changes नहीं आ रही। इनोवेटर वीज़ा में तो है कि आप ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट फॉर जनरली ILR देयर इज़ नो चेंजेस। ये सब रूमर्स हैं जो टिकटॉक पर फैले जाते हैं। अभी तक होम ऑफिस ने या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि हम लोगों को जल्दी ILR इशू कर देंगे। Right, मोहम्मद साजिद ये सवाल पूछते हैं कि my employer has applied for a cause on 8th of August. The Home Office asked them to provide further documents. Will they grant or reject the cause? अच्छा, देखें आजकल कॉज अप्रूव करने में भी होम ऑफिस काफ़ी टाइम लगा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं। आपने ये जो सवाल पूछा है कि उसको वो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट, अगर सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी आपके एम्प्लॉयर ने और वो दुरुस्त है, फिर मोस्ट लाइकली उसको वो अप्रूव कर देंगे। अगर होम ऑफिस समझती है कि जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है या जो आपने टाइटल के लिए अप्लाई किया है वो मीट नहीं करता रिक्वायरमेंट, फिर होम ऑफिस को रिफ्यूज़ भी कर सकती है। सो अगेन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉयर। इसके बारे में ये आपको बताता चलूँ कि जब भी आपका एम्प्लॉयर कोई कॉज इशू कर रहा है, उसके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह करना चाहिए या कॉज में क्या लिखना चाहिए या एप्लीकेशन में क्या रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयर को, अपने प्रस्पेक्टिव एम्प्लॉयर को कहें कि प्लीज़ एक दफ़ा जाके सॉलिसिटर को ज़रूर मिल लें। क्योंकि अक्सर एम्प्लॉयज़ वो कहते हैं कि नहीं जी हम खुद कर सकते हैं, हमें इल्म है, हमें सॉलिसिटर के जाने की ज़रूरत नहीं है। बट बाद में होता ये है कि होम ऑफिस उस कॉज को रिफ्यूज़ कर देती है और फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। सो इट्स बेटर डू इट वंस, डू इट राइट। अच्छा, सो ये अगला सवाल है मैक गेमर से, और वो पूछते हैं कि सर मैं स्टूडेंट वीज़ा पर हूँ और केयर होम में जॉब भी करती हूँ, मेरे साथ डिपेंडेंट ऑलरेडी यूके में है, अगर मैं अप्रैल के बाद केयर वीज़े के लिए अप्लाई करूँ तो क्या मेरे डिपेंडेंट्स को भी मिल जाएगा वीज़ा? सो जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था मैक गेमर कि अगर आप अप्लाई करते आफ्टर द चेंजेस, चाहे आपके डिपेंडेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, अगर आप चेंजेस के बाद अप्लाई करते हैं, आपके डिपेंडेंट्स को होम ऑफिस वीज़ा नहीं इशू करके देगी, चाहे वो यूके में रह रहे हैं। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप यूके में रह रहे हैं, चेंजेस से पहले प्लीज़ अप्लाई कर लें। सो ये इस वीक के सवाल से जो मैंने चुन के मैंने जवाब दिए हैं।
अगर आपका भी कोई सवाल है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं, आप भी मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश किया करूँगा कि वीक ऑन वीक आपके सवालों के जवाब दूँ। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो, योर लाइव ऑन ए। हेलो। अब या अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। मैं स्किल वर्कर वीज़े पे हूँ यहाँ पे, तो मेरे साथ बच्चे भी हैं। वो सारे मतलब 3 बच्चे हैं अंडर 10 ईयर के, मतलब ओके 10 साल से कम है। तो अगर यहाँ पे मेरा स्टेटस मतलब ख़त्म हो जाता है या मेरा वीज़ा ख़राब हो जाता है, तो क्या मेरे बच्चे जो है वो कितना टाइम यहाँ पे गुजार ले, बेशक लीगल हो या इलीगल हो, तो उनको यहाँ के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, जो ILR है या जो भी है सर। प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपने ये पूछा है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पर है, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है या आपका वीज़ा रिवोक हो जाता है और आपके बच्चे यहाँ रहते हैं इलीगली आपके साथ, कितने सालों बाद उनको वीज़ा इशू किया जाएगा। अगर आपके बच्चे यहाँ 7 साल रहते हैं, उसके बाद वो अप्लाई कर सकेंगे फॉर वीज़ा। अगर उनकी एज है अंडर 18, होम ऑफिस उनको वीज़ा इशू कर देगी और जैसे उनको वीज़ा इशू करके देगी, फिर आपको भी वीज़ा होम ऑफिस इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, योर लाइव ऑन ए। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है जी आपकी? शुक्र अल्लाह का। मेरे भाई आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम भाई जान। भाईजान, थैंक यू। कुछ सवाल थे आपसे एक दो। जी जी पूछें। वो अच्छा कामरान भाई, मुझे 2022 में सेक्शन 120 का लेटर आया था। राइट। तो उसके उसके मैंने जवाब में फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बेस पे फर्दर सबमिशन किया था। ठीक है। उसके बाद कुछ महीने बाद बायोमेट्रिक्स भी दे दिए। जी जी बिल्कुल, मुझे याद है आपने अब ये सवाल पहले भी पूछा था। उसके बाद अभी क्या हुआ अच्छा, है तो साल बाद, मुझे बताएं। अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया और 3 बच्चों को 7 साल भी हो गए हैं पिछले अच्छा, महीने ना। ठीक है। तो अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे और कितना वक्त लगाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कितना टाइम ले लिया। मुझे उम्मीद थी कि चलो 7 साल पूरे हो जाएंगे तो तब दे देंगे वो जवाब ना। जी जी तो अब 7 साल भी मुकम्मल हो चुके हैं। उनको ठीक है। मैंने ऑन द डे ऑफ 7 ईयर इन्फॉर्म भी कर दिया था फर्दर सबमिशन टीम को अच्छा कि मेरे बच्चों को 7 साल हो गए हैं। तो उसका भी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। 1 महीना हो गया। अमूमन पहले मैं उनको रिमाइंडर देता रहता था, मुझे 2 दिन बाद वो जवाब दे देते थे कि भाई अच्छा तुम्हारी एप्लीकेशन पेंडिंग है, जब डिसीजन होगा तो तुम्हें रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज देते हैं। अच्छा तो ठीक है। मैं डाउटफुल हूँ कि अब मुझे कोई नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी या इसका ही जवाब यही ठीक है, बेहतर मैं है। देता हूँ आपके मैं सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू भाई। अभी आपके बच्चे 7 साल के हो गए हैं और अभी तक आपको जवाब नहीं मिला। जैसे मैंने आपको साल पहले भी इस पर रहनुमाई दी थी और अब मेरे ख्याल में हमारी मुलाकात भी हुई थी एक दफ़ा इन पर्सन, मुझे याद है कि अगर आप फर्दर सबमिशंस में इसको करते हैं, होम ऑफिस काफ़ी टाइम लगा देती है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था उस टाइम। और मुझे पता है कि साल हो गया आपको वेट करते हुए, थोड़ा सा और टाइम वेट कर ले। मेरे ख्याल में 2 या 3 माह और लग जाएंगे और होम ऑफिस आपको और आपके बच्चे को वीज़ा इशू कर देगी। एक और रिमाइंडर होम ऑफिस को भेज दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। होम ऑफिस को चेस अप करते रहें कि देखें मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं कि मैं काम नहीं कर सकता, मैं अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकता, प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को एक्सपर्टाइट करें एज अ मैटर ऑफ अर्जेंसी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको और आपके बच्चों को वीज़ा इशू कर देगी। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो, योर लाइव ऑन ए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सवाल था आपसे। ये ILR रिफ्यूज़ हुआ है तो ओके उसके लिए अपील की है। अच्छा तो जो ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया वो ये लगाया है कि 10 इयर्स लॉफुल रेजिडेंस पे अप्लाई किया था। जो राइट पहले 5 साल थे उनमें कहते हैं कि जो आपकी EU स्पाउस थी उसके EU ट्रीटी राइट एक्सरसाइज के प्रूफ चाहिए। तो हमारी रिडिकुलस। तो डिवोर्स हो चुकी है तो उसमें कोई राब्ता भी नहीं है, तो ना ही कोई इसमें चांस है कुछ चीज़ मिलने के। तो वो जो मेरे पास था वो दिया उनको, लेकिन उन्होंने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया। तो
मैं आपको क्या एक बात इसमें बताऊं, अप्रोच? ये रिफ्यूज़ ही होगा आपकी अपील भी। या आपने किसके थ्रू किया था? खुद किया था? नहीं, खुद तो नहीं किया था, सिस्टर से उनके से किया सलिसिटर था। का काम था आपको बताना कि आपको हर साल का प्रूफ चाहिए, चाहे आप एक यूरोपियन नेशनल के साथ थे, उसकी एविडेंस चाहिए होती है। गाइडेंस रूल्स इसमें क्लियर है। सो इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। सो अभी जो आप अपनी यूरोपियन नेशनल स्पाउस के साथ रह रहे थे उस टाइम, कितने साल उसके साथ आप रहे थे? 2012 से लेके 2020 तक। आप उसके साथ रहे हैं, राइट? जी जी। ठीक है। एंड डू यू हैव एविडेंस ऑफ लिविंग विद हर एट लीस्ट? उसके जी, वो साथ तो है? सारे प्रूफ हैं, वो तो सारे प्रूफ हैं, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, हम्म, उन उस कुछ पेपर वर्क था हमारे पास, लेकिन कुछ पेपर वर्क नहीं था, तो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट्स थी कुछ, लेकिन जो मेरे पास था बस वही, क्योंकि उधर उधर से कोई मिल नहीं सकता था, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी बेटी की वजह से हमारे फैमिली कोर्ट में प्रॉब्लम चल रहा था, तो अच्छा। कोई क्यों? सो मेरे वो ख्याल तो में 2012 से लेके 18 तक वो टीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही थी या नहीं, आपको पता है? पिप पे थी, PIP पे। सो शी वाज ऑन पिप। कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस थी उसकी? नहीं, वो नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि उससे पहले ही 2012 से पहले ही ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल चुका था, तो लेकिन जिस लिस्टर के जरिए अप्लाई किया था उसने कहा था कि चूंकि आप उस टाइम इलीगल था, आप इलीगल हो तो बेहतर है EU स्पाउस के तौर पे अप्लाई करो, तो वो ओके, यूरोपियन पासपोर्ट भी था, ब्रिटिश भी था, तो फिर यूरोपियन पे अप्लाई कर दिया था, लेकिन उस टाइम तो ब्रिटिश पासपोर्ट भी था जब अप्लाई किया था। राइट, आई सी। सो आपको उस बेस पर वीज़ा इशू किया गया था। ठीक जी, है। वैसे तो हम 2004 से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन पहले अप्लाई नहीं किया था, पता नहीं था इतना। सो अभी आपके पास ना कोई प्रूफ है, कुछ भी नहीं है ना इसका कि कॉम्प्रिहेंसिव सिकनेस इंश्योरेंस है, कुछ भी नहीं? क्यों बाद में तो आपने मेरे ख्याल में सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई कर दिया होगा ना, इंडेफिनिट के लिए, राइट? नहीं, वो नहीं किया था ना, यही तो प्रॉब्लम हो गई थी कि नहीं। सो जब 5 साल का कार्ड मिला उसके बाद आपने सेटलमेंट कैसे, नहीं सेटलमेंट आपने इंडेफिनिट नहीं ली उसके बाद? नहीं ली, क्योंकि उस टाइम भी बस कुछ नहीं, नॉलेज नहीं था, पता नहीं था, तो किसी ने कहा कि आपने काम नहीं किया तो इसलिए आपको नहीं सेटलमेंट मिलेगी, तो फिर दोबारा ब्रिटिश पासपोर्ट राइट, अप्लाई लेट्स कर गेट दिया 2.5 समथिंग साल क्लियर। का। एक मिनट, लेट्स स्टॉप। 12 में आपको मिला है, टिल व्हेन? जी हाँ, 17 टिल तक। 2017, राइट? 17 के बाद आपने क्या किया है? 6 साल। दोबारा एज अ ब्रिटिश स्पाउस अप्लाई कर दिया, ठीक है। 2.5 साल का वीजा मिल गया। वो मिल गया था? जी, 2.5 साल का मिल गया था। ठीक है। आप एक अच्छे सलिसिटर के पास क्यों नहीं जाते, इसको हल करते? अब मेरे ख्याल में तो आपको इंडेफिनिट मिलना चाहिए आराम सुकून के साथ। अब मैं क्या कहूँ, अब मुझे आप क्या गलत पता ट्रैक कि पर, वो आपने क्या पैसे भी हुआ, ज़ाया कर तो दिए, यू नो, आई डोंट बंदा अंडरस्टैंड। परेशानी में परेशानी में, बट आप पढ़े लिखे इंसान हैं, सोशल मीडिया आपके पास है, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। And ये आप अभी जब ये मसले बने हैं तो अभी चलो मैं क्या आपको करना देता शुरू हूँ से आपके पहले। सवाल का जवाब। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, आई थिंक यू शुड गो टू अ कॉम्पिटेंट सलिसिटर। इस पर आपको एडवाइस लेनी चाहिए कि मैं खुद हैरान हूँ कि आप इसको किस तरह परस्यू कर रहे हैं। सलिसिटर के पास जाएं और एक दफ़ा ज़रूर एडवाइस लें। एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ जिसकी वीडियो मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। एक भाई थे मेरे पास आए हैं और कहते हैं कि जी मैं ILR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी है, मैंने सारा केस स्टडी किया है। मैंने कहा यस आप अप्लाई कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, आपका हो जाना काम। मुझे फिर पूछते हैं कंसल्टेशन में, 20-30 मिनट की कंसल्टेशन हमारी हुई है कि नहीं ये अब श्योर है, ये हो सकता है 100%? यस। मैं कहता हूँ ये हो सकता है, ओके चले गए हैं। वीक बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि बस मैं ना इंग्लिश टेस्ट पास करने वाला हूँ, जैसे मेरा पास हो गया ना मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके, वीक गुजर गई, महीना गुजर गया, 2 माह गुजर गए, 3 माह गुजर गए, वो शख्स नहीं आया मेरे पास। मैंने एक दिन उसको खुद फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान आप आए नहीं, क्या हुआ है? कहते नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ, बस मेरे फैमिली मसले चल रहे हैं, डोंट वरी मैं आ रहा हूँ। ठीक है। 3 वीक पहले मेरे दफ्तर आते हैं अपने भाई के साथ, कहते हैं सर जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं ना किसी और सलिसिटर के पास चला गया और मैंने ILR की एप्लीकेशन डाल दी। मैंने कहा ठीक है। मुझे दिखाता है ईमेल
और होम ऑफिस कहती है कि हम ना ये एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि आप ILR के हकदार नहीं हैं। अब सोचें इस बात को, मैंने इसको कहा है कि 100% तुम्हारी ILR हो जानी है, और उसको पता था कि जो बात कामरान कहता है कि इट्स गोना हैपन 100%, वीज़ा मिलना ही मिलना है, और वो वहाँ चला गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तुम वहाँ क्यों गए, सच बताओ। कहता है सर जी आपने 1500 पाउंड फ़ीस मांगी थी, उसने ना 800 पाउंड कही थी। मैंने कहा कि चलें उसके पास जाते हैं, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रही क्या करना चाहिए। अच्छा, लास्ट वीक मैंने फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट की उस शख्स की, और आज 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 डेट क्या है, वो डेट रहे 23 फरवरी उसको ILR मिल गई है। अभी मैं अपने फ़ोन से आपको दिखा देता, बट इंशाल्लाह इस वीडियो लगाएंगे और वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा डिसीजन जहां वो लिखा हुआ है 23 फरवरी। सो देख लें कि एक सिस्टर उसको रिफ्यूज़ल दिलवा रहा था और एक सिस्टर ने उसको ILR दिलवा दी। बट इट्स ऑल क्लीशेज, इन इंग्लिश में वो कहते हैं ना, यू गेट व्हाट यू पे फॉर। आपको वही मिलता है जो आप, जिसके लिए आप पे करते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी बस मुझे ना 100-200 पाउंड में मेरा काम हो जाए, मैं खुद कर लूँ, तो आपको उस तरह की सर्विस मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी, आप चाहते हैं कि आपका केस सही तरह हैंडल किया जाए, फिर उस पर आपको खर्च करना पड़ता है। सो ये एक केस स्टडी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। शख्स का नाम नवीद है। ज़रूर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं ये वीडियो लगाऊंगा, उसको सामने बिठाऊंगा अपने साथ, और वो आपको अपने मुंह से वो बताएगा कि उसने क्या किया। थैंक यू फॉर कॉल। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई तो सबसे पहले आपको सलूट है जो इतना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आप देते हो हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड कामरान भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी मेरा जी। ना भाई आया है केयर वर्कर के वीजे पे ना, हेल्थ अच्छा, असिस्टेंट के वीजे पे। ठीक 5 है। साल का उसको मिला था। अच्छा, लास्ट ईयर वो आया है। ओके ग्रेट। मुझे इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि जब उसके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो हमें उसका इंडेफिनिट जो अप्लाई करना है तो उसके कौन कौन से पेपर चाहिए होंगे। एक आप और प्लानिंग थोड़ी जल्दी नहीं कर रहे? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरा मेन क्वेश्चन ये है ओके। कि उसके लिए जो हमें पे स्लिप्स वगैरह चाहिए होंगी वो कितने मंथ की या कितने साल की चाहिए होंगी, क्योंकि HMRC तो उसका पे हो रहा है टैक्स या अभी, लेकिन पेमेंट नहीं आ रही उसके अकाउंट में ना, तो इसलिए मेरा मेन क्वेश्चन यही है कि कोई सही मशवरा दें। और चलो। एक क्वेश्चन और है हाँ, कि ये जो फ्री मशवरा तो आप सही मांग रहे हैं, लेकिन काम तो आपका सही नहीं हो रहा। एक मिनट, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मशवरा तो सही मांग रहे हैं, लेकिन जो आपका काम, भाई का काम है, वो सही नहीं हो रहा। जी, इसलिए आपको फोन किया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो तो मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी सही नहीं लग रही मुझे। जी, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्री वेवर कितने टाइम में हो जाता है। ठीक है, मैं वो भी देता हूँ आपके सवाल का जवाब। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी कामरान भाई, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। लोग मेनली जब आप अप्लाई करते हैं फॉर ILR ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, उसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने हर माह की पे स्लिप देनी होती है। मेनली वो देखना चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सो आप अपने P60s लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ ज़्यादातर वो देखना चाहते हैं कि आपके एब्सेंसेस, लीव रिकॉर्ड वो क्या था, एंड थर्डली कि जो अभी एम्प्लॉयर वो आपको एम्प्लॉय कर रहा है और उनको आपकी ज़रूरत है इन द फोर्सिएबल फ्यूचर एज वेल। ये एक समरी है, बट क्योंकि आपने मुझे बताया है कि आपका जो भाई है उसको सैलरी अकाउंट में नहीं जा रही, मेरे ख्याल में उसकी एम्प्लॉयमेंट शायद, उसको शायद काम भी ना मिल रहा हो। सो कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ज़रूर एक दफ़ा सोलिसिटर से मिल लीजिएगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि फ़ी वेवर में कितना टाइम लगा रहे हैं, इट वेरीज फ्रॉम 2 weeks to 2 months इवन लॉन्गर। सो डिपेंड करता है केस वर्कर पर, लेकिन आजकल थोड़ा सा टाइम वो लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। कामरान भाई। वालेकुम सलाम, हाउ यू डूइंग, यू ओके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कामरान भाई मेरे 2 क्वेश्चन थे रिगार्डिंग स्पोज वीज़ा एक्सटेंशन से मुतालिक। जी जी। तो मैंने ये पूछना था कि मेरी वाइफ का जो वीज़ा है वो ख़त्म हो रहा है 11 दिसंबर 2024 को। राइट। तो अब ये थ्रेशोल्ड जो है जब चेंज हो रहा है, तो क्या हम
पुराने 18,600 पर रहेंगे या हमें नए के मुताबिक करना पड़ेगा? ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अप्लाई करना है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस पे सोल ट्रेडर सॉरी, पर। कौन सी बेस ये पर, बताना कौन है सी बेस, सॉरी कौन सी बेस पर अप्लाई करना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बेस पर ओके थ्रेशोल्ड को मैंने जो कवर करना है। ओके तो मैं सोल ट्रेडर एज Alright. को मैंने ये पूछना था, जब 11 दिसंबर 2024 को मुझे 2 टैक्स रिटर्न जमा करानी पड़ेंगी या एक ही? बस ये मेरे 2 क्वेश्चन है प्लीज। थैंक यू। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्योंकि आपकी वाइफ ओल्ड रूल्स पर हैं, चाहे ये न्यू चेंजेस आ भी जाएंगे, आपको जो इनकम रिक्वायरमेंट है वो 18,600 ही सेटिस्फाई करनी होगी। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है कि जहाँ तक टैक्स रिटर्न्स कितनी आपने जमा करवानी होगी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। आई नो यू आर सोल ट्रेडर, मुझे पता है कि आप अकेले काम कर रहे हैं। बेस्ट चीज़ होगी अपने अकाउंटेंट से पूछ लें और वो आपको इस पर एडवाइस कर सकेगा। नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के प्रोग्राम के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। अक्सर मुझे ये सवाल पूछा जाता है कि कामरान भाई, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? एज ऑलवेज आप जा सकते हैं टू kamranandcosolicitors.com, सो www.kamranandcosolicitors.com। वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं बुक कंसल्टेशन। आपको ऑप्शन दी जाएगी इन पर्सन या ऑनलाइन। सो आप वीडियो के ज़रिए भी मुझे मिल सकते हैं फॉर कंसल्टेशन, या अगर आप ऑफिस आना चाहते हैं आप ऑफिस भी आ सकते हैं। हमारा ऑफिस एड्रेस है 139 क्रैम्बुक रोड, इल्फर्ड, Essex, IG1 4PU. Nearest station is Ilford Station on the Elizabeth line. Office number is 027 183 8888। या आप हमारी रिसेप्शनिस्ट को भी कॉल कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर है 078 18 100 100। वो भी आपको बुक कर सकती हैं फॉर इन पर्सन या ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप खुद नहीं कर सकते ऑन द वेबसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर। अस्सलाम वालेकुम।